आज हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग and convert them into carbohydrate by the process of photosynthesis. Carbon dioxide and water are the raw material for photosynthesis. We know that जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करता है, मतलब पत्तियों में ये एंटर करते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो इपिडर्मल लेयर होते हैं, इपिडर्मल लेयर में ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे फिगर फिगर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ में एंटर करते हैं। लीफ में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स। इसी पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं और इस पोर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ही लीफ में एंट्री करते हैं। तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स के थ्रू वो एंट्री करते हैं और उस पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? वाटर को कैसे ऑब्टेन करता है? सॉइल जो होते हैं, सॉइल के पार्टिकल के बीच में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और इस वाटर मॉलिक्यूल को जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर, वो एब्जॉर्ब कर लेते और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जाइलम वेसल्स के पास पहुंचा देते। जाइलम वेसल्स क्लास 9 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जाइलम वेसल्स जो होते हैं वाटर की ट्रांसपोर्टिंग करते हैं और ये पाइप्स के तरह होते हैं, ट्यूब्स की तरह होते हैं जो वाटर की ट्रांसपोर्टिंग करते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जाइलम वेसल्स के पास पहुंचा देते हैं। जाइलम वेसल्स वाटर को लेकर के लीफ तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। एक वर्ड यूज हुआ है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। देखेंगे स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में दो किडनी सेक के दो गर्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गर्ड सेल्स पे ये दिखाए गए हैं, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पोर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो गर्ड सेल्स के द्वारा होती है और ये गैसेस के एक्सचेंज ही नहीं होते बल्कि यहाँ पे वाटर भी लॉस होते रहते हैं। यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू वाटर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होते हैं स्टोमेटा के द्वारा तो ये जो गर्ड सेल्स होती हैं तो ये क्या हो जाती हैं? श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाते हैं। उनके सिकुड़ने के कारण जो पोर्स होते हैं, लीफ की जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और अगर इनके अंदर वाटर जो ज़्यादा अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो गर्ड सेल जो होती हैं ये स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती हैं और जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है? ओपनिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो पोर के द्वारा होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर ओनली इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ही अकर करते हैं क्योंकि लीव्स में और भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो हर एक सेल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट सेल्स में ही प्रोसेस होते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सेल के पास क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि
लीव्स की जो अगर देखा जाए तो इपिडर्मल जो अपर इपिडर्मिस लेयर होते हैं और लोअर इपिडर्मिस लेयर होते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर नहीं करता। अपर इपिडर्मिस लेयर और लोअर इपिडर्मिस लेयर के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस में मेसोफिल सेल्स होती हैं, जहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, और वहाँ उसी क्लोरोप्लास्ट सेल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपके अकर करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ऊपर ये लीव्स के अंदर के स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे आपका अपर इपिडर्मिस लेयर है और यहाँ पे आपका लोअर इपिडर्मिस लेयर है। यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरह का ये स्टोमेटा होते हैं, इस तरह से इपिडर्मिस लेयर के बीच में ऐसे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे जो बीच में स्पेस होती है दोनों अपर इपिडर्मिस लेयर और लोअर इपिडर्मिस लेयर के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ जो दिखाया गया है ये क्लोरोफिल है। अब क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर इस तरह से देखें, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही हम देख सकते हैं। आप ऑलरेडी इन क्लास 9th में सेल चैप्टर में आपने ये देखा होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं इन्हें हम ग्रेना कहते हैं, कि जो सिक्के की तरह इस तरह स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर का, इन्हें ग्रेना कहते हैं। और हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इस तरह से मैट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं, वो स्ट्रोमा कहलाते हैं। और ये इस तरह से जो सिक्के की तरह एक के ऊपर एक तरह स्ट्रक्चर जो बने होते हैं इन्हें हम ग्रेना कहते हैं। इनके पास आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना के पास ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये हमें स्ट्रोमा और ग्रेना हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे इसका आएगा वर्ड यूज होगा कि ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है। तो ये स्ट्रक्चर आपका है इस तरह से, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट ये हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो अकर करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट सेल में अकर करते हैं। तो इसीलिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ पे है, मीन्स उसका बनने का कहाँ है, जगह है। या आप एक कह सकते हैं कि आपके घर में जहाँ फूड कहाँ बनता है, तो आप कह सकते हैं कि फूड जो बनता है वो किचन में बनता है। हमारे हर जगह तो फूड नहीं बनता है ना। अब आपका इतना बड़ा घर है, बहुत सारे कमरे होते हैं, तो क्या हर एक कमरे में आप फूड बनाते हैं? नहीं, हर एक कमरे में तो फूड नहीं बनता। आप एक ही जगह बनाते हैं, उस जगह का नाम क्या है, किचन। तो उसी तरह आप समझ लीजिए कि लीफ में बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर सेल्स में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर नहीं करता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे सेल्स है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर करते हैं, और ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे लिए जैसे जहाँ फूड बनता है तो वहाँ उसको हम किचन कहते हैं, तो हम इस तरह से क्लोरोप्लास्ट को क्या कह सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ पे होता है, तो इसलिए उसे हम किचन कह सकते हैं। प्लांट के फूड बनने का वो क्या है, किचन है वो क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। और आपने क्लोरोप्लास्ट का भी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने देख लिया, स्ट्रोमा और ग्रेना। अब नेक्स्ट, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग लाइट फेज एंड डार्क फेज इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कंप्लीट इंक्लूड करते हैं वो लाइट फेज और डार्क फेज में होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब लाइट फेज कहाँ आकर करते हैं, ग्रेना में। तो इसलिए हमने कहा था ना, ग्रेना और स्ट्रोमा आप समझ जाए। स्ट्रोमा आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है हम उसे कहते हैं, तो वो डार्क फेज है। और ग्रेना जो है वो आप ग्रेना में आपका लाइट फेज आकर करता है, स्ट्रोमा में आपका डार्क फेज आकर करता है। अब नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे चलिए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस आर CO2। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो अकर करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अकर करते हैं। और हमें किस टाइप के रॉ मटेरियल हमें आवश्यक है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड and water. These raw material
जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, ये रॉ मटेरियल जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में, किसके प्रेजेंस में, लाइट के फॉर्म में। अब हम के मैकेनिज्म को देखें। फर्स्ट स्टेप में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को। हम कल के लेक्चर में ही आपको बता चुके थे कि विजिबल लाइट को ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्रिएट सच कंडीशन, वो ऐसे कंडीशन क्रिएट करते हैं कि जो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, वो ब्रेक हो जाते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन प्रोटॉन H+ में, इलेक्ट्रॉन में इवॉल्व। मीन्स कि अगर ये H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये ब्रेक हो जाएगा 3। एक तो ये H+ जिसे हम हाइड्रोजन प्रोटॉन कह रहे हैं, और एक आपके O2 में और एक इलेक्ट्रॉन में, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते। तो O2 यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ये तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बचते हैं अब आपके H+ और इलेक्ट्रॉन। तो इनका क्या यूज होता है, H+ और इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH और ATP। ATP आप जानते हैं ये आपकी एनर्जी है, और आप क्लास 9 के सेल चैप्टर में आपने देखा होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस में ये आते हैं, जहाँ पे कि जो आयंस होते हैं, पोटेशियम आयन या आपके सोडियम आयंस, उनका जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको जब ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, तो हमें उन्हें सेल के अंदर ले जाने के लिए या बाहर ले जाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वहां पे ये ATP आते हैं, ATP एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है कि ये H+ और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये NADPH और ATP एनर्जी के फॉर्म में, मतलब इनको ये फॉर्म करते हैं, यूज, इनका प्रोडक्ट इनको बनाने में यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन हुए और इलेक्ट्रॉन हुए, ये इन दोनों के प्रोडक्शन में क्या हो जाते हैं, इनके प्रोडक्शन मीन्स क्या, इनके बनाने में यूज हो जाते हैं। इनको मीन्स जब ये बनते हैं, इनका जब प्रोडक्शन होता है, तो उसमें ये दोनों क्या करते हैं, यूज होते हैं। तो हम इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, इसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ये वर्ड छूट गया, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस यही है आपका कि जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन में, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, उस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। और लाइट रिएक्शन यही है आपका। लाइट रिएक्शन क्या है कि H+ और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये NADPH और ATP के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, इसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं इसे। तो ये आपका ग्रैनस, ये कहाँ होते हैं आपके ग्रैनस पार्ट में आपके अकर करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कहाँ पे है आपके, हैं ग्रैनस पार्ट में है, ठीक है। तो ये पूरा जो ओवरऑल जो है ये आपका क्या है, लाइट रिएक्शन, ये जो पूरा है, ये देखिए ये फोटोलाइसिस प्रोसेस है। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ये फोटोलाइसिस प्रोसेस है। इस प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे राइट किया है, ये रिएक्शन लाइट रिएक्शन है। और ये रिएक्शन कहाँ पे अकर करता है, तो क्लोरोप्लास्ट के जो ग्राना पार्ट होते हैं वहां पे ये अकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो ग्राना पार्ट है, क्योंकि यहीं पे क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल तो लाइट को एब्जॉर्ब किए हैं, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए तो रिएक्शन भी आपका यहीं पे आपका होता है ग्राना पार्ट में। कभी कभी एग्जाम में आपके लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन जो है ये यही है आपके वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होना। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो है इस तरह का रिएक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो चेंज होते हैं, यह डिस्कवर किए गए थे कैल्विन, बेंसन और बेसम ने। उन्होंने ये इस स्टेप उन्होंने ही डिस्कवर किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यह स्टेप जो है डिस्कवर किया गया कैल्विन, बेंसन एंड बॉसम के द्वारा BASSAM इन 1953।
और ये इसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। आप 9th में भी आपके जो ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल आते हैं, तो उसी साइकिल में ये कार्बन साइकिल जब आता है तो वहां पे ये बताया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तुरंत इमीडिएट अगर बनते हैं तो प्लांट के द्वारा तुरंत ये यूज नहीं कर लिए जाते। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, तो ये स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स कि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं, स्टार्च फॉर्म में स्टोर होते हैं, और बाद में प्लांट अपने उस तरह से क्या करते हैं, इसे स्टार्च को यूटिलाइज करते हैं, यूज कर लेते हैं। एनिमल में अगर देखा जाए तो ये ग्लूकोज जो होते हैं ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ये किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग में लाइट है आपका, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। लाइट की देख लें, अंडर लो लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, जैसे कि अगर क्लाउड वगैरह है तो देखेंगे जब बादल वगैरह होते हैं तो लाइट ज़्यादा नहीं रहती, तो उस समय लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती है, तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने का जो रेट होता है वो भी क्या होता है, लो। और अगर इन लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है तो फोटोसिंथेसिस जो रेट है उनका, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के होने का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लाइट हो जाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए, हम कल कहें कि विजुअल लाइट को ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट जो है, लाइट में 7 कलर प्रेजेंट होते हैं जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे 7 कलर्स जो होते हैं, 7 कलर में जो ब्लू कलर होता है, रेड कलर, या आप कह सकते हैं कि ब्लू और रेड रीजन, स्पेक्ट्रम के जो ब्लू और रेड होते हैं उसी को ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब ब्लू के कारण, ब्लू स्पेक्ट्रम के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और भी तेज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि ब्लू और रेड रीजन, ठीक है, इसी को क्लोरोफिल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री अगर आप देखें तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, लेकिन उससे वो ज़्यादा अधिक होने पे ये क्या होने लगते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इंक्रीज है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके हैं एटमॉस्फेयर पे, अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज इंक्रीज कर रही है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लाइट है वो भी क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। वाटर की बात करें तो वाटर का 1% ही यूज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो वाटर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बाई किसी उसमें वाटर अगर सही तरीके से प्लांट नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो स्टोमेटा जो होते हैं वो अपने वाटर को लॉस करने लगते हैं। ठीक है, और वाटर जब लॉस करने लगते हैं तो वाटर जब लॉस होगा स्टोमेटा से तो लीव्स जो होंगी वो पोर्स को बंद कर देंगी, और पोर्स को जब बंद कर देंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो ये है कि वाटर का इफेक्ट क्या होता है कि अगर वाटर सही तरीके से नहीं अगर ट्रांसपोर्ट हो पाता है प्लांट को तो स्टोमेटा वाटर लॉस करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से वाटर अगर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी आपका इंक्रीज कर जाता है।